जय हिंद। आज की इस क्लास में हम क्लास 5 की एनसीईआरटी पढ़ेंगे। जो लोग सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए ये क्लास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोग क्लास को स्किप मत करिएगा, क्लास को पूरा शुरू से अंत तक देखिएगा, क्योंकि यह सेशन आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है। यहाँ से आपके कुछ न कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। आज की क्लास में हम बीज और इसके अलावा अन्य एनसीईआरटी की जो भी मटेरियल है उनको पढ़ेंगे। तो देखिए बीज इसमें, तो आगे आइए आपको लेके चलते हैं क्लास की ओर। देखिए शिकारी पौधे के बारे में बताया गया है। इस पॉइंट को आप लोग अच्छे से देखिएगा और नोट भी करते चलिएगा, पेन कापी लेकर के बैठिए। तो शिकारी पौधा अपने देश में कौन कौन से हैं? देखिए शिकारी पौधा जो है, कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो चूहे, मेढक, कीड़े मकोड़े और छोटे जीवों का शिकार करते हैं। इनमें नेफेंथीस सबसे ज़्यादा मशहूर है। यह ऑस्ट्रेलिया, कहाँ पर जो मैं पॉइंट गोला कर दे रहा हूँ उसको आप विशेष रूप से ध्यान दीजिएगा। यह ऑस्ट्रेलिया, इंडोनेशिया और भारत के मेघालय राज्य में भी पाया जाता है। इसका आकार लंबे घड़े जैसा होता है, जिसके ऊपर पत्ती का ढक्कन लगा होता है। ये देखिए आप चित्र में भी देख सकते हैं, लगा होता है। घड़े से खास खुशबू निकलती है, जिसकी वजह से कीड़े खींचे चले आते हैं। पौधे के ऊपर पहुंचते ही कीड़े अंदर फंस जाते हैं और बाहर नहीं निकल पाते। देखो ये शिकार करते हुए कैसे और कितनी चतुराई से जो है शिकार कर रहा है। आप यहाँ पर देख सकते हैं पूरे चित्र में, ये घड़े जैसा दिख रहा है, ये इसके ऊपर जो है पत्ती के ढक्कन जैसा लगा हुआ है। और जैसे ही ये कीड़ा जो है, आप देखेंगे कि यहाँ से ऐसे आएगा और इस पत्ती का ढक्कन बंद हो जाएगा, और इसका पूरा फिगर भी आप देख सकते हैं। तो ये नेफेंथीस जो है इस तरह का होता है। इस पॉइंट को भी आप बहुत नोट कर लीजिएगा कि वेल्क्रो के संबंध में बताया है। तो 1948 की एक घटना है, 1948 का यह बात है कि जो है 1948 की एक घटना के बारे में जिक्र किया है कि एक दिन जॉर्ज मेस्टन, एक कोई सामान्य आदमी या वैज्ञानिक कह लीजिए, अपने कुत्ते के साथ जो है सैर से लौट रहे थे। उन्होंने पाया कि उन दोनों पर बीज चिपके हुए हैं। इन बीजों को अपने कपड़ों पर चिपका कर देखो, वे हैरान रह गए। चिपका जब उस तरह का बीज देखे जो उनके कपड़े पे चिपका हुआ था, और उसको देख करके वे हैरान रह गए। झट से तुरंत से, मतलब तुरंत से माइक्रोस्कोप निकाला और बीजों को बारीकी से देखने लग गए। बीजों में जब उन्होंने देखा माइक्रोस्कोप से, तो बीजों में छोटे छोटे हुक थे, जिनकी मदद से बीज कपड़े के रेशे पर अटक जा रहे थे। यह देखकर मेस्ट्रल को आइडिया आया और बेल्को बनाने का। तो बेल्को से दोनों सतह चिपक जाती है और खुलने पर चर चर की आवाज़ होती है। तुमने बस्ते, कपड़े, जूते, पट्टे आदि पर इसका इस्तेमाल देखा होगा, है ना? कितना मज़ेदार होता है। तो कुल मिलाकर के इसको मेन बताने का उद्देश्य ये था कि जो वेल्क्रो होता है, आप देखिए ये चप्पल है, ये वाला पार्ट, ये जिस पे मैं अभी लाइन खींच रहा हूँ, ये वाला, ये वेल्क्रो। तो इस वेल्क्रो की जो मतलब आविष्कार करने वाले थे वो कौन थे? जॉर्ज मेस्ट्रल ने वेल्क्रो बनाया। कुल मिलाकर के ये यही जानना चाहता है। जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे। कहाँ के? स्विट्ज़रलैंड के। जो मैं अभी गोला कर रहा हूँ उसको आप नोट कर लीजिएगा। जॉर्ज मेस्ट्रल कहाँ के रहने वाले थे? तो ये स्विट्ज़रलैंड के निवासी थे, स्विट्ज़रलैंड के रहने वाले थे। इन्होंने क्या किया था? तो इन्होंने वेल्क्रो बनाया था। क्या बनाया था? वेल्क्रो बनाया था। इसका मेन पॉइंट यही है कुल मिलाकर के। अब देखिए मिर्च के बारे में बता रखा है कि मिर्च हमारे देश में कहाँ से आई। ये है मिर्च, आप देखेंगे ये फिगर में आप देख सकते हैं, ये पूरा मिर्च है। और ये मिर्च कहाँ से आई है हमारे यहाँ? तो आइए बताते हैं आपको कि मिर्च कहाँ से आई है। नहीं है तो जान लीजिए। इसे पुर्तगाल देश के, कहाँ से? पुर्तगाल देश के व्यापारी दक्षिण अमेरिका से भारत लाए थे, तब से यह सारे भारत में उगाई जाती है। तो कुल मिलाकर के इसका जो मेन पॉइंट था कि मिर्च कहाँ से आई है, तो आप जान लीजिए कि मिर्च जो है पुर्तगाल देश से दक्षिण अमेरिका से भारत आई है। पहले पुर्तगाल देश के व्यापारी जो है व्यापार करने के लिए वहाँ गए थे, तो वहाँ से जो है ले आए, तो तब जा कर के अपने भारत में आ गई दक्षिण अमेरिका से। तो इस पॉइंट को भी नोट कर लीजिएगा। फिर अगला है, इसके बारे में देखिए क्या बढ़िया। आप कौन कहाँ से आया इसके बारे में, आलू मिर्च चाय जी, एक कविता के माध्यम से बता रहा है। इसमें आप ध्यान लगाइएगा, बताते हैं। आलू मिर्च चाय जी, कौन कहाँ से आए जी, 7 समुंदर पार से, दुनिया के बाजार से, व्यापार से, उपहार से, जंग लड़ाई मार से, हर रास्ते से आए जी,
आलू मिर्च चाय जी। दक्षिण अमेरिका मिर्च रानी, मसालों की है पट रानी। मूंगफली आलू अमरूद, धूम मचाते करते उछल कूद। 7 टमाटर आए जी, आलू मिर्च चाय जी। भिंडी है अफ्रीका की, भूरी भूरी है काफ़ी की। नक्शे में यूरोप किधर, नक्शे में यूरोप किधर, वहाँ से आए गोभी मटर। चाय असम की बाई जी, आलू मिर्च चाय जी। चली चीन से सोयाबीन, पहुंची अमेरिका बजाती बीन। धूम धूम लौटी है अपने देश, उनमें है गुण कई विशेष। रोब जमाकर आई जी, आलू मिर्च चाय जी। बैगन मूली सेब करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक परवल टिंडी टिड्डा मेथी हैं भाई बहन ये सब देसी। भारत की पैदाइश जी, कौन कहाँ से आए जी, आलू मिर्च चाय जी। तो ये आप कविता के माध्यम से समझ सकते हैं कौन कहाँ से आया है। देखिए बताते हैं आपको। मिर्च कहाँ से आई, दक्षिण अमेरिका से आई, ठीक। इसके बाद जो है भिंडी कहाँ से आई, दक्षिण तो भिंडी जो है अफ्रीका से आई। फिर असम जो है चाय के लिए ही जाना जाता है। सोयाबीन जो है ये चीन से आया। फिर अमेरिका से बीन बजाती घूम घूम के लौट के आए, जिसमें है कई गुण, ठीक है ना। फिर है आकर आई जी, आलू मिर्च चाय जी। बैगन मूली सेब करेला, आम संतरा बेर और केला। पालक टिड्डा परवल मेथी ये सब भाई बहन, मतलब एक ही कैटेगरी के माने है। बूंद बूंद दरिया दरिया, एनसीईआरटी का अगला लेसन है बूंद बूंद दरिया दरिया। तो आइए इसके बारे में देखते हैं। बात बहुत पुरानी बात है कि 600 साल, लगभग 600 या 650 साल के आसपास पुराना जो है घटसीसर, घटसीसर क्या है, घटसीसर यानी इसी को तालाब भी बोला जाता है, इसी को तालाब बोलते हैं। इसे जैसलमेर के राजा घटसी ने लोगों के साथ मिलकर के बनवाया था। इसके दोनों तरफ जो है पक्के घाट, सजे हुए बरामदे, बड़े कमरे, हाल और न जाने क्या क्या है। तो कुल मिलाकर के घटसीसर कहाँ पर है, तो ये जो है घटसीसर जैसलमेर के राजा जो है राजा घटसी जी ने बनवाया था। और इसी को क्या बोलते हैं, तालाब बोला जाता है। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से है, इसको नोट कर लीजिएगा कि घटसीसर जो है कहाँ पर है, तो घटसीसर जैसलमेर के राजा घटसी के द्वारा बनवाया गया था। और ये घटसी जो है एक तालाब है और ये जैसलमेर में स्थित है। इसके दोनों तरफ क्या है, पक्के तालाब, बरामदे, सजे हुए बरामदे हैं। आपको इसको पूरा फिगर भी दिखा देते हैं। अब ये देखिए पूरा है घटसीसर, ये राजस्थान में पड़ता है, जैसलमेर जो है राजस्थान में पड़ता है, पूरा डेजर्ट इलाका है। तो ये इस तरह से घटसीसर है। अब आगे इसमें देखते हैं क्या है और कुछ मेन पॉइंट। इसमें जो मेन पॉइंट है ये है अलबिरूनी की नज़र से। देखिए हज़ारों साल से ज़्यादा एक यात्री जो है भारत आया था, इसका नाम था अलबिरूनी। अलबिरूनी जिस देश से आए थे उसे आजकल उज़्बेकिस्तान के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से, उज़्बेकिस्तान। तो अलबिरूनी कहाँ से आया था, उज़्बेकिस्तान से आया था, उज़्बेकिस्तान से। ये अलबिरूनी की फ़ोटो है, उज़्बेकिस्तान से आया था। अलबिरूनी ने बहुत ही बारीक से चीज़ों और जगहों को देखा और उसके बारे में लिखा। ख़ास तौर से वे उन्हें अपने देश से अलग लगी। और चलो देखते हैं कि अलबिरूनी ने उस समय के तालाब के बारे में क्या लिखा है। अब मेन पॉइंट ये है, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। तो ये है यहाँ के लोग, जो अलबिरूनी ने लिखा वो क्या लिख रहे हैं अपने शब्दों में कि यहाँ के लोग तालाब बनाने में तो माहिर हैं, अगर हमारे देश के लोग इन्हें देखेंगे तो हैरान रह जाएंगे। बहुत बड़े बड़े भारी पत्थरों के, लोहे के कुंडों और सरियों को जोड़कर तालाब के चारों तरफ चबूतरे बनाए जाते हैं। इन चबूतरों के बीच में ऊपर से नीचे जाती हुई सीढ़ियों की लंबी कतारें होती हैं। लोगों को उतरने चढ़ने के रास्ते अलग अलग होते हैं। यहाँ कभी भीड़ लगने से परेशानी नहीं होती है। तो अलबिरूनी ने जो यहाँ आने के बाद, उज़्बेकिस्तान आने के बाद जो है ये चीज़ें लिखी। अब देखिए आज के इतिहास पढ़ने पे वालों को अलबिरूनी की किताबों के उस नज़र के बारे में बहुत कुछ पता चलता है। यह डाक टिकट 1973 में छपी थी, जब उनके जन्म के 1000 साल बाद पूरे हुए थे। तो उसके जब 1973 में जब उसका जन्म के 1000 साल बाद पूरे हुए तो उसके नाम से एक डाक टिकट को छापा गया। अब देखिए राजस्थान में क्या है कि एक जगह है जैसलमेर के अलावा बहुत से इलाके ऐसे हैं जहां बहुत
ही कम बारिश होती है। बारिश के दिनों में भी वहाँ बारिश बहुत कम होती है। वहाँ की नदियों में भी साल से कई महीनों पानी नहीं रहता है, मतलब वहाँ की नदियाँ खाली पड़ी रहती है। इसका मेन बताने का उद्देश्य है कि राजस्थान में बारिश बहुत कम होती है, वहाँ पानी की बड़ी समस्या है। इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। ज़रा सोचो 1986 में जोधपुर के आसपास के इलाकों में जब सूखा पड़ा था, तब जो है भूली बिसरी बावड़ियों को एक बार फिर से याद किया गया। जो बावड़ियों को लोग भूल गए थे, उनका कोई यूज नहीं था, लोग उन बावड़ियों को फिर से याद करने लगे। मोहल्ले के लोगों ने फिर मिलजुल कर बावड़ी में निकाला, मतलब बावड़ी की क्या किया, साफ सफाई किया, तब जा कर के बावड़ी उस काम में आई। बावड़ी ने फिर से प्यासे शहर को पानी पिलाया। इसके लिए चंदा भी मोहल्ले वालों से ने ही दिया। कुछ साल बाद फिर से अच्छी बारिश हुई और पानी की परेशानी कम हुई, पर अब फिर से बावड़ी को भुला दिया गया है। तो कुल मिलाकर के बावड़ी के बारे में बता रहा है। तो इसका मेन जो है कि बावड़ी जो है कहाँ पर, जोधपुर में ये किया गया था ऐसा। तो इस पॉइंट को भी आप नोट कर लीजिएगा। ये दड़की माई, कौन, दड़की माई जो है राजस्थान के अलवर ज़िले के एक गांव में रहती हैं। इस गांव की औरत का पूरा समय घर के कामों और जानवरों की देखभाल में चला जाता है। कभी कभी तो जानवरों के लिए कुओं से पानी खींचने में पूरी रात लग जाता है। जब गर्मियों में कुएं भी सूख जाते हैं तो गांव छोड़ना पड़ता है। दड़की माई ने पहल की और लोगों ने संस्था के साथ मिलकर तालाब बना लिया। जानवरों के चारे पानी की परेशानी कम हुई और ज़्यादा दूध मिलने लगा। लोगों की कमाई भी बढ़ी। वे लोग अब दूध का मावा बनाकर भी बेचते हैं। तो ये दड़की माई की कहानी, इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। पानी का प्रयोग, पानी के प्रयोग, आइए इसमें देखते हैं क्या है इस एनसीईआरटी में। देखिए, मृत सागर के बारे में बताया है पानी के प्रयोग में। वैसे भी सभी सागरों के पानी में नमक होता है, लेकिन मृत सागर दुनिया का सबसे नमकीन सागर है। कौन सा नमकीन सागर है? इतना नमकीन है कि लगभग 1 लीटर पानी में 300 ग्राम नमक है। क्या इतनी नमक पानी चख भी पाओगे? बहुत ही कड़वा लगेगा। सबसे मज़े की बात यह तो कि यह मृत सागर में ऐसे तैर सकते हैं जैसे लोग आराम से लेटे हों, और यहाँ नींबू को तुमने नमकीन नमक के पानी जैसे तैरता पाया होगा। तो ये मृत सागर है। दांडी यात्रा के बारे में बताया है इसी में कि यह घटना 1930 की है। कब की? 1930 में की हुई। भारत की आज़ादी से पहले बहुत सालों से अंग्रेज़ों ने आम लोगों के लिए नमक बनाने पर रोक लगाई थी। ऊपर से नमक पर जो है, इस पर नमक पर भारी टैक्स भी लगा दिया था, और इस कानून से लोग अपने घर के इस्तेमाल के लिए भी नमक नहीं बना सकते थे। भला बताओ नमक कैसे, मतलब तो ये नमक के बारे में बताया है। तो इस घटना से जो है गांधी जी नाराज़ हो गए थे, और उन्होंने जो है लोगों के साथ मिल कर के दांडी मार्च अर्थात दांडी यात्रा किया था, और अहमदाबाद से दांडी के समुद्र तक एक लंबी यात्रा जो है निकाली थी अंग्रेज़ों के विरुद्ध गैर कानूनी तरीके से, गलत तरीके से, और फिर वहाँ पर जा कर के नमक बनाया था। तो इस फिगर में भी आप देख सकते हैं। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिएगा। अब जो अगला है वो मच्छरों की दावत। आइए देखते हैं इसमें क्या है। तो भी आप लोग नोट करिएगा कि कांच की स्लाइड पर खून की बूंदें से जो है आप मच्छर के जांच के पता कर सकते हैं। मलेरिया जो है मादा मच्छर एनाफ्लीज से फैलता है। मेन पॉइंट ये है कि मलेरिया किससे फैलता है? तो मलेरिया जो है मादा मच्छर, क्या है? मादा मच्छर। मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि मादा मच्छर इसी को बोलते हैं एनाफ्लीज से फैलता है। देखिए, डॉक्टर मरियम स्लाइड को माइक्रोस्कोप अर्थात सूक्ष्मदर्शी से देखते हुए इस माइक्रोस्कोप से एक चीज़ 1000 गुना बड़ी दिखती है, इसलिए खून के अंदर की बारीकियां साफ दिखाई पड़ती हैं। कई माइक्रोस्कोप से तो इससे भी ज़्यादा बड़ा दिखाई देता है। तो मेन पॉइंट ये है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। कि मलेरिया की दवाई, अच्छा मलेरिया की दवाई कैसे बनती है इसके बारे में देखिए। मलेरिया की दवाई बहुत पुराने समय से सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। पहले तो लोग छाल को उबालकर और छानकर ही इस्तेमाल करते थे, लेकिन अब छाल से दवाई बनाई जाने लगी। इसकी टैबलेट भी आने लगी, और इसकी जो है सुई भी आती है। तो कुल मिलाकर के इसमें मेन पॉइंट है कि मलेरिया की दवा कैसे बनती है। तो मलेरिया की जो दवाई बनती है वो सिनकोना, कहाँ से? सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है। इसमें बताने का मेन उद्देश्य यही है कि मलेरिया की दवाई कैसे बनती है। तो सिनकोना पेड़ की छाल से बनाई जाती है।
रोनाल्डो रोस को दिसंबर 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में बड़ा पुरस्कार मिला। नोबेल पुरस्कार 1905 में मरते हुए वे कहा गए थे कि सब कुछ ढूंढ लिया, नया ढूंढ लूँगा। मतलब मच्छरों के मलेरिया कैसे फैलता है उसके बारे में गंभीर रिसर्च करके रोनाल्डो रोस ने ही बताया था कि मच्छर जो है कि काटने से मलेरिया फैलता है। वो उन्होंने माइक्रोस्कोप के माध्यम से इस चीज़ को देखा था। तो ये उनके लिए महत्वपूर्ण उपलब्धि थी जिसके लिए उन्हें नोबेल पुरस्कार दिया गया था। कब दिया गया था? तो 1902 में उन्हें चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। तो ये भी इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ये इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। किसके जंगल, क्या है? किसके जंगल, किसके जंगल। तो इसमें एक जंगल की कहानी बताई गई है कि सूरमणि जो है एक नाम की एक महिला है जो अपने आदिवासी लोगों के लिए कुछ कर रही हैं। आइए देखते हैं इसमें क्या है। मेन पॉइंट यहाँ से है कि यह एक सच्ची कहानी है। सूरमणि एक चमकता सितारा है। क्या है? सूरमणि एक चमकता सितारा है। गर्ल स्टार, चमकते सितारे उन साधारण लड़कियों की असाधारण कहानियाँ हैं जिन्होंने स्कूल जा कर के अपनी ज़िंदगी बदल दी। तो ये इसका मेन पॉइंट है। आइए दिखाते हैं आपको सूरमणि कौन है। तो ये है सूरमणि जो है, और ये अपने लोगों के लिए काम करती हैं, अर्थात आदिवासी लोगों के लिए काम करती हैं। ये झारखंड की रहने वाली हैं और कुड़ुक भाषा में गीत गाने को ये जो है काफ़ी महत्व देती हैं, प्रोत्साहन देती हैं। गिरे पत्ते, फूल पत्ते, बीन, मालाएं, गुलदस्ते बनाने के लिए इन्होंने लोगों को प्रोत्साहित किया और बनाने की कला भी इन्होंने सीखी थी। और जंगली फलों का मज़ा लेते हुए तरह तरह की पक्षियों की बोली निकालते हैं। इन बच्चों के साथ इनकी प्यारी दादी सूरमणि भी रहती हैं। इन्हीं का नाम सूरमणि है। तो ये यहाँ से इम्पोर्टेंट पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आगे सूरमणि के बचपन के बारे में बताया है, इस पॉइंट को भी नोट करिएगा। अब सोच रहे होंगे मैं ऐसा क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके ये एनसीईआरटी में दिया हुआ है और आपके सिलेबस में ये पूछेगा, पूछा भी है कई बार। तो देखिए सूरमणि जो है का बचपन कैसे बीता। बचपन से ही सूरमणि को जंगल से बहुत क्या था, लगाव था। वह स्कूल जाने का सीधा रास्ता छोड़ जंगल के रास्ते से आती जाती थी। सूरमणि के पिता की छोटी सी खेती थी। उनका पूरा परिवार पास वाले जंगल से जड़ी बूटी इकट्ठी करके बाज़ार में बेचता था। उनकी माँ बांस से टोकरी बुनकर और गिरे हुए पत्तों से पत्तल बनाकर बेचती थीं। जब वे शंभू ठेकेदार आया और जंगल में एक पत्ता उठाना भी मुश्किल हो गया था, तो सूरमणि गांव के लोगों के साथ ठेकेदार से डरती थी। तो वह बुधियाई माई नहीं डरती थी, उसकी माँ का नाम बुधियाई है। वह कहती थी कि इन जंगलों पर हम आदिवासियों का हक है, हम इनके रखवाले हैं। ठेकेदार की तरह हम जंगल काटते नहीं हैं। हमारे लिए जंगल जो है हमारा जो है साझा बैंक है। तो उसका मानना था कि जंगल जो है हमारा साझा बैंक है, मेरा या तेरा नहीं। जितनी ज़रूरत है वो उतना ही जंगल से लेते हैं, जंगल का खजाना हम लूटते नहीं हैं, उनका ये कहना था। अब देखिए सूरमणि का सफ़र के बारे में बता रहा है कि सूरमणि जो है बिशनपुर, कहाँ है? बिशनपुर गांव का स्कूल देखते ही सूरमणि का मन खिल उठता था। स्कूल के घने जंगल के पास था। जो स्कूल में सूरमणि से खूब मेहनत की और स्कॉलरशिप वजीफ़ा लेकर के जो है इन्होंने बीए पास किया। वह गांव की ऐसी पहली लड़की थी जिन्होंने कॉलेज में उनकी पहचान बास्पी दादी से हुई, जो पत्रकार थी। बास्पी एक थी वो, उसका नाम, तो उसकी वजह से इनकी पहचान बनी। उनके साथ मिलकर सूरमणि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन में काम किया। तो इन्होंने जो है झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन की भी शुरुआत की और इनके इस काम के लिए उसे जगह जगह दूर दूर शहर में जाना पड़ता था। उनके पिताजी को यह बात पसंद न थी, पर सूरमणि ने जंगल बचाने का काम भी जारी रखा और गाँव वालों के लिए हक के लिए भी लड़ना शुरू किया। उनके साथ अपने बचपन के साथी विजय ने, सूरमणि का एक सपना था कि वह कुड़ुक समाज की पहचान बनाए। आदिवासी लोगों पर गर्व और उन्हें महसूस होता था कि वह सभी गांव वालों के साथ मिलकर के ये काम कर सकती थी। सूरमणि के साथ सूरमणि सूरमणि का एक और साथी था मिर्ची, जो उसे दिन रात उसके साथ रहता था। सूरमणि अपने सपने और मन की हर बात उससे बताती थी। मिर्ची सुनता था और कहता ची ची। तो ये उसकी कहानी है। 21 साल की थी सूरमणि, क्या थी? 21 साल की थी तब उसने वास्पी दीदी और कई लोगों की मदद से एक केंद्र खोला और उसने उस जगह का नाम रखा तोरंग। तोरंग जो है कुड़ुक भाषा में तोरंग का मतलब क्या होता है? जंगल होता है। तो इस पॉइंट को भी आप लोग नोट कर लीजिए। सूरमणि चाहती थी कि लोग जो है
त्योहारों पर अपने गीत को गाएं, उन्हें भूलें ना और अपने पहनावे को चाव से पहने। जड़ी बूटियों की समझ और बाँस की ये चीज़ें बनाने की कला बच्चे भी सीखें। अपनी स्कूल की भाषा तो सीखें ही, अपनी कुडुख भाषा का रिश्ता भी उससे जोड़े। यह सब लोग तोरंग केंद्र में होता है। तोरंग में कुडुख समाज और अन्य आदिवासियों की खास बातचीत को संभाल कर रखा गया। गाने बजाने की कई चीज़ें जैसे बांसुरी, तरह तरह के ढोल भी हैं। कहीं अन्याय हो रहा हो तो किसी को डर हो कि उसकी ज़मीन हड़प ली जाएगी, कोई रोज़गार छीन जाने से परेशान हो, जिस कारण की मदद की ज़रूरत होती है तो वह सूरमणि की मदद लेता था। सूरमणि सबके हक के लिए लड़ती थी। हैं सूरमणि ने अपने साथी विजय के साथ शादी कर ली है और दोनों के जो है साथ काम करते हैं। आज उनके काम की कई लोग सराहना करते हैं, उन्हें विदेश में बुलाते हैं। उनके अनुभवों से सीखने के लिए, जंगल के लिए नए कानून बनाने के लिए लोग उनकी आवाज़ उठाते हैं और बनाने के लिए सरकार भी उनको जो है बुलाती है, मतलब उनसे सीखती है, उनसे राय मशविरा लेती है। देखिए अब अगला जो पॉइंट है, ये मेन पॉइंट है, जंगल अधिकार अधिनियम 2007। यह कानून आदिवासियों को जंगल पर उनका हक दिलाता है। जो लोग कम से कम 25 साल से जंगल में रह रहे हैं, उनका वहाँ के जंगल पर, वहाँ पैदा होने वाली चीज़ों पर हक है। उन्हें जंगल से हटाया नहीं जा सकता। जंगल बचाने का काम उनकी ग्राम सभा करे। तो ये मेन पॉइंट है कि उन्हें जंगल अधिकार अधिनियम कब बनाया गया, 1907 में बनाया गया। और 25 साल यदि आप कोई जंगल में रह लेता है तो जंगल की अन्य चीज़ों पर उसका अधिकार हो जाता है। इस पॉइंट को भी आप लोगों ने नोट कर लीजिएगा, झूम खेती। अब देखिए झूम खेती क्या है कि झूम खेती का तरीका निराला है। एक फसल कटने के बाद ज़मीन को कुछ साल तक आराम करने देते हैं, उसमें खेती नहीं करते हैं। इस जगह को बांस या जंगल उगाता है और उससे जो है उखाड़ते नहीं हैं, बस गिराकर जला देते हैं। यह राख ज़मीन में खाद का काम करती है। ज़मीन को जलाते हुए आसपास के पेड़ों को ना जले, जंगलों को नुकसान ना पहुँचे, यह भी देखना पड़ता है। फिर भी जब इस जंगल में खेती की बारी आती है तो ज़मीन को जोता नहीं जाता, मिट्टी को हल्के से हिलाकर बीज छिड़क देते हैं। एक ही खेत में अलग अलग तरह के बीज जैसे मक्का हो गया, सब्जियां हो गया, मिर्च हो गया, चावल बोए जाते हैं। फसल के समय ही अनचाही घास और पौधों को उखाड़ते नहीं, उन्हें गिरा देते हैं ताकि वे ज़मीन की मिट्टी में मिल जाएं। इससे भी ज़मीन उपजाऊ बनती है। अगर किसी परिवार में किसी कारण खेती का काम बिगड़ जाता है तो दूसरे लोग मदद के लिए आगे आते हैं, मदद के लिए आ जाते हैं। बस उस परिवार को उन्हें खिलाना पिलाना पड़ता है। मुख्य फसल चावल की ही होती है। फसल तैयार होने पर उनसे घर पर ले जाना पीठ तोड़ मेहनत का काम होता है। सड़कें हो तो नहीं, बस ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, पीठ पर ही लादकर सारी फसल इन रास्तों के से जो है घर लानी पड़ती है। कई हफ्ते लग जाते हैं। देखिए आप, जंगल है, ये पूरा जंगल इस तरह का है, इसको जो है जला दिया जाता है और फिर यहीं पर खेती की जाती है। फसल पकने पर गांव में सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है। सबके साथ में खाना पकाते हैं, खाते हैं और फिर मज़े करते हैं। चेराव नाच कहाँ पर, तो ये चेराव नाच करते हैं। इस नाच पर ज़मीन पर बांस की डंडी लेकर दो दो लोगों को जोड़ी आमने सामने बैठती है। ढोल की ताल पर डांडिया को ज़मीन पर पीटते हैं। डंडियों के बीच लोगों की एक कतार में खड़े होकर कूदते और नाचते हैं। तो चिराव नृत्य आपको पता चला। चिराव नाच के बारे में पता करो कक्षा में। तो मिज़ोरम में लगभग 3/4 लोग जंगलों में से जुड़े हैं। मुश्किल जीवन बीते हुए हैं, फिर भी जो है सभी लोग स्कूल जाते हैं और इस चित्र हैं। तो ये मेन पॉइंट यहाँ से है, तो इसको आप नोट कर लीजिएगा। तो चिराव नृत्य कहाँ पर होता है, मिज़ोरम में होता है। कहाँ, मिज़ोरम में। तो ये मेन पॉइंट है, इसको नोट कर लीजिएगा। आज के इस क्लास में बस इतना ही, और मिलेंगे अलग फिर से एक नए क्लास के साथ। फिर से पूरी अलग एनसीईआरटी जो भी बची है पूरी एनसीईआरटी कराएंगे। तो जो लोग चैनल पे नए हैं वो लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिएगा। बेल आइकन प्रेस करते समय ऑल नोटिफिकेशन पर प्रेस करेंगे, तभी हमारी वीडियो की सभी नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सकेगी। वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर करिए। आपको किस प्रकार के कंटेंट चाहिए ये तभी पता चल पाएगा। तो आज